नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल परफेक्ट एजुकेशन। हम में मैं राधे। आज भारतीय भूगोल को श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लेके आए हैं भारत का पठार। आज हम बात करेंगे भारत के पठारों के बारे में कि भारत का पठार भारत के किस राज्य तक फैला हुआ है, यानी विस्तृत किस किस राज्यों तक विस्तृत है। हम उनकी विशेषताओं के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि पठार कहते किसे। जैसे मान लीजिए जब ज्वालामुखी का उद्गार हुआ होगा, जब ज्वालामुखी उद्गार जो लावा निकले होंगे तो लावा क्या होता है, बढ़ते फैलते चले गए होंगे तो वो एक समान हो गए। जब एक समान हो गया तो यानी उसे क्या कहा गया, पठार का रूप ले लिया, तो उसे हम पठार कहते हैं। जिसका ऊपरी तल क्या हो, एक समान हो, जिसका ऊपरी तल क्या हो, एक समान हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, पठार कहेंगे हम लोग। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। पठारों में कुछ छोटे छोटे पठार होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ये भूमिखंड हो गया, कोई नदियां ऐसे बह रही है, कोई नदियां ऐसे, कोई नदियां मतलब बह रही है, तो बीच बीच में जो स्पेस खाली होता है, तो इन पठारों में कुछ छोटे छोटे पठार होते हैं। इन पठारों में भी क्या होते हैं, छोटे छोटे पठार होते हैं। तो हम यहाँ पे बात करेंगे भारत के कुछ फेमस पठारों के बारे में तथा उनकी विशेषताओं के बारे में कि उनकी विशेषता है क्या, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे यहाँ से, बुंदेलखंड। एक कौन सा पठार है यहाँ पर, बुंदेलखंड। बुंदेलखंड, तो बुंदेलखंड का पठार, ये क्या सा पठार है, बुंदेलखंड का पठार। तो जो बुंदेलखंड का पठार है ये क्या है, झांसी के समीप, झांसी के जो बॉर्डर है पूरा सब बुंदेलखंड कहलाता है। तो वहां पे पठार है जिसे बुंदेलखंड का पठार कहा जाता है। यह एमपी यानी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ है। बुंदेलखंड का पठार मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ है। तो ये पूछा जाता है कि जो पठार है वो किस राज्यों तक फैला हुआ है। एक क्वेश्चन है कि इसकी जो मालवा का पठार, दंकारण का पठार, कर्नाटक का पठार, मेघालय का, शिलांग का पठार, तो ये सब क्या है, पठार किस किस राज्यों तक फैला हुआ है, ये तक पूछ लिया जाता है। तो आज हम उसी के बारे में जानेंगे। उसके बाद एक यहाँ पे पठार है, इसे कहा गया है बघेलखंड। बघेलखंड का पठार, तो जो बघेलखंड का ये जो पठार है, ये बघेलखंड का पठार है। तो जो बघेलखंड का ये पठार है ये भी कहाँ तक फैला हुआ है, तो ये भी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश तक ये भी फैला हुआ है। तो हमने देखा बुंदेलखंड का पठार और बघेलखंड का जो पठार है वो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश तक ये फैला हुआ है। तो यहाँ पे होता है कि सबसे ज्यादा जो इसका भाग है, ये सब मतलब दोनों जो पठारे हैं इनका सबसे ज्यादा भाग मध्य प्रदेश में ही पाया जाता है। इनका जो भाग है सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है, तो ये जहाँ पर मध्य प्रदेश में पाई जाती है। तो जो ये बघेलखंड का जो पठार है ये मिर्जापुर जो सोनभद्र यानी मिर्जापुर सॉरी यूपी का जो सोनभद्र जिला है उसमें कुछ इसका भाग पाया जाता है, मिर्जापुर में भी इसका कुछ भाग पाया जाता है। अब हम आगे बात करेंगे, यहाँ पे एक पठार और है, इसे कहा जाता है मालवा का पठार। मालवा का पठार, तो जो एक कौन सा पठार है, ये मालवा का पठार है। तो मालवा का पठार, तो जो मालवा का पठार है सबसे पहले जानेंगे कहाँ तक विस्तृत है। यह राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और यह मध्य प्रदेश तक विस्तृत है। मालवा का पठार गुजरात, राजस्थान और यह मध्य प्रदेश तक विस्तृत है। और इसकी विशेषता यह है कि यह इसमें काली मिट्टी की प्रधानता है। मालवा के पठार में काली मिट्टी की प्रधानता है। जो मालवा का पठार है इसमें काली मिट्टी की प्रधानता पर सबसे अधिक पाई जाती है। और काली मिट्टी में जो सबसे फेमस कृषि होती है वह है सोयाबीन, और पहला सोयाबीन और दूसरा है कपास। सोयाबीन और कपास, तो ये दोनों कृषि काली मिट्टी में ही होती है और ये मालवा के पठार में सबसे अधिक होती है। तो ये हो गया मालवा के पठार का क्या है, विशेषता हो गई। और ये राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश तक फैला हुआ है। यहाँ पे गुजरात में यहाँ पे मतलब एक काठियावाड़ है, काठियावाड़ का पठार भी स्थित है। काठियावाड़ गुजरात में, हल्का जो दिमाग बनाए रखिएगा, यहाँ पे काठियावाड़ है, काठियावाड़ का पठार हल्का सा बनाए रखिएगा। अब हम बात करेंगे छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार, ये छोटा नागपुर का पठार है।
तो जो छोटा नागपुर का पठार है, सब जानते हैं कि छोटा जो नागपुर का पठार है ये कोयले के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? कोयले के लिए प्रसिद्ध है। और इसे भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है, भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है। और ये कोयले के लिए प्रसिद्ध है। ये कहाँ तक फैला हुआ है? किन किन राज्यों में? ये झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ तक यह छोटा नागपुर का पठार फैला हुआ है। इसका कुछ भाग बिहार में भी है, जो कि झारखंड से बिहार अलग हो गया है, तो बिहार को हटा दीजिए। तो ये चार जरूर याद रखिएगा, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल याद रखिएगा। उसके बाद छोटा नागपुर पठार से बीचों बीच एक नदी प्रवाहित होती है, जो है कि दामोदर नदी। कौन सी नदी? दामोदर नदी। ये दामोदर नदी इसको दो भागों में बांटती है। तो छोटा नागपुर के पठार के उत्तरी भाग में दो प्रमुख पठार हैं, उसको भी देखा जाए तो एक है कोडरमा का पठार, कोडरमा का पठार, और दूसरा है हजारीबाग का पठार, हजारीबाग का पठार। तो छोटा नागपुर पठार के उत्तर में दो प्रमुख फेमस पठार हैं, कोडरमा का पठार और हजारीबाग का पठार। उसके बाद दक्षिण में है रांची का पठार, रांची का पठार, और एक छोटा नागपुर पठार जो कि है ये। तो ये हमने देखा कि हजारीबाग का पठार, कोडरमा पठार ये उत्तर में स्थित है, और रांची का पठार जो कि दक्षिण में स्थित है। इसे भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है, और ये कोयले के लिए प्रसिद्ध है। और ये झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल तक ये विस्तृत है, छोटा नागपुर का पठार। अब हम बात करेंगे, यहाँ पे एक है दंडकारण्य का पठार, दंडकारण्य का पठार, दंडकारण्य का पठार। तो दंडकारण्य का पठार जो कि ये कहां तक विस्तृत है, ये पहले देखा जाए कि दंडकारण्य का पठार कहां तक ये विस्तृत है। तो पहला है छत्तीसगढ़, दूसरा है उड़ीसा, तीसरा है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश तक दंडकारण्य का पठार विस्तृत है। उसके बाद इससे दो नदियां प्रवाहित होती है, पहला है महानदी और दूसरा है गोदावरी। दूसरा कौन सी है नदी? गोदावरी नदी। महानदी और गोदावरी नदी दंडकारण्य के पठार से क्या होती है? प्रभावित होती है। उसके बाद ये दंडकारण्य का जो पठार है ये क्यों प्रसिद्ध है? यहाँ पे एक खान पाई जाती है लोहे की, जिसका नाम है बैलाडीला, बैलाडीला लोहे की खान, लोहे की खान इसी पर स्थित है। बैलाडीला लोहे खान इसी पठार पर स्थित है, दंडकारण्य पठार पे ही बैलाडीला लोहे खान स्थित है। हमने देखा कि छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश तक फैला हुआ है। महानदी और गोदावरी नदी इसी से होते हुए प्रवाहित होती है। अब हम बात करेंगे आगे, यहाँ पे एक है पठार जिसका नाम है तमिलनाडु का पठार, तमिलनाडु का पठार। तो जो तमिलनाडु का पठार है यह तमिलनाडु तक ही विस्तृत है। तमिलनाडु का जो पठार है यह तमिलनाडु तक ही विस्तृत है। और इसकी विशेषता है कि यहाँ पे एक नदी प्रवाहित होती है जिसका नाम है गायत्री, गायत्री नदी। ये जो गायत्री नदी है ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। जो गायत्री नदी है ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, गायत्री नदी। और जो गायत्री नदी है यह तमिलनाडु और केरल के बीच सीमा रेखा निर्धारित करती है। गायत्री नदी के तमिलनाडु और केरल के बीच क्या करती है? सीमा रेखा निर्धारण करती है। और उसके बाद करेंगे हम लोग कर्नाटक का पठार के बारे में। कर्नाटक के पठारों के बारे में हम लोग बात करेंगे। कर्नाटक का पठार कहाँ तक ये विस्तृत है, इसकी विशेषता क्या है कर्नाटक के पठार का, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं कर्नाटक के पठार, कर्नाटक का पठार। तो जो कर्नाटक का पठार है, जो कर्नाटक का पठार है यह मैसूर के पठार से नाम से प्रसिद्ध है। मैसूर के पठार के नाम से भी प्रचलित है। और उसके बाद करेंगे तो जो कर्नाटक का पठार है इससे तीन नदियां प्रवाहित होती है। पहला है तुंगभद्रा, दूसरा है कृष्णा और तीसरा है कावेरी।
ये तीन नदियां तुंगभद्रा, कृष्णा और कावेरी, ये तीन नदियां इस कर्नाटक के पठार से प्रभावित होती है। तीन नदियां क्या होती है, कर्नाटक के पठार से प्रभावित होती है। तुंगभद्रा, कृष्णा और कावेरी नदियां, ये तीनों नदियां क्या होती है कि कर्नाटक के पठार से प्रभावित होती है। आज का हमारा जो क्वेश्चन होगा यह होगा कि तुंगभद्रा, कृष्णा और जो कावेरी नदी है ये अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब हम बात करेंगे कि इसे दो भागों में बांटा गया है, कर्नाटक के पठार को दो भागों में बांटा गया है। तो जो कर्नाटक के पठार का उत्तरी वाली भाग है, इसे जो उत्तरी भाग है इसे हम लोग यहाँ बता दे रहा हूं मालंद के नाम से जानते हैं। किस नाम से, मालंद के नाम से जानते हैं। कर्नाटक के उत्तरी भाग को मालंद के नाम से और जो दक्षिणी भाग है इसे मैदान के नाम से जानते हैं। किस नाम से, मैदान के नाम से जानते हैं। मैदानी क्षेत्र नहीं है, इसका मैदान नाम ही रखा गया है। कर्नाटक के दक्षिणी भाग को मैदान इसका नाम ही रखा गया है। तो मैदानी मैदान हो गया और उत्तरी भाग मालंद के नाम से जानते हैं इसे हम। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पे है महाराष्ट्र का पठार। यहाँ पे कौन सा पठार है, ये महाराष्ट्र का पठार है। यहाँ पर ये महाराष्ट्र का पठार है, महाराष्ट्र का पठार। तो ये क्या हो गया, ये महाराष्ट्र का पठार है। तो महाराष्ट्र के पठार का प्रमुख विशेषता यह है कि ये बेसाल्ट शैलों की प्रधानता, इसमें क्या है, बेसाल्ट शैलों की प्रधानता, बेसाल्ट शैलों की प्रधानता, बेसाल्ट शैलों की प्रधानता। महाराष्ट्र के पठार में बेसाल्ट शैलों की सबसे ज्यादा प्रधानता पाई जाती है। तो ये महाराष्ट्र का पठार हो गया। अब हम बात करेंगे तेलंगाना का पठार। ये यहाँ पे तेलंगाना स्थित है, तो यहाँ पे तेलंगाना का पठार, यह है तेलंगाना का पठार। तो जो तेलंगाना का पठार है तेलंगाना ही में स्थित है, ज्यादातर इसकी कोई विशेषता नहीं है। तो तेलंगाना का पठार तेलंगाना में ही स्थित है। अब हम आगे बात करेंगे, यहाँ पे है एक मेघालय का पठार। यहाँ पे कौन सा पठार है, मेघालय, मेघालय का पठार। तो मेघालय का जो पठार है यहाँ पर, यहाँ इसकी विशेषता है कि इस पठार पर गारो, खासी, जयंतिया तीन पर्वत श्रेणी पाई जाती है। गारो, खासी और जयंतिया, गारो, खासी व जयंतिया, यहाँ पे तीन पर्वत श्रेणी पाई जाती है। गारो, खासी और जयंतिया मेघालय के पठार पे ही पाई जाती है, मेघालय के पठार पे ही पाई जाती है गारो, खासी, जयंतिया। आप देख रहे हैं कि मुख्य भूमि से मेघालय का पठार क्या है, अलग है। मुख्य भूमि से क्या है, मेघालय का पठार अलग है। इसकी व्याख्या करना बड़ा डिफिकल्ट है, इसका व्याख्या करना क्या है, बड़ा डिफिकल्ट है। तो आप देख रहे हैं कि ये क्या है, बीच में अलग है, अलग क्या है, मुख्य भूमि है हो गया। तो मुख्य भूमि से क्या है, सब अलग है। उसके बाद करेंगे यहाँ पे एक शिलांग का पठार है। शिलांग का पठार जो कि मेघालय में ही है। मेघालय के पूर्वोत्तर में, मेघालय के पूर्वोत्तर में शिलांग का पठार, जितने भी मेघालय के पूर्वोत्तर राज्य हैं ये सभी राज्य जो हैं यहाँ पर शिलांग का पठार स्थित है, शिलांग का पठार। तो मेघालय के पूर्वोत्तर में, मेघालय के भारत के मेघालय राज्य के पूर्वोत्तर में एक पठार स्थित है जिसका क्या नाम है, शिलांग का पठार, शिलांग का पठार। हल्का से बना लिखेगा, भारत के पूर्व, मेघालय के पूर्वोत्तर राज्य, मेघालय के पूर्वोत्तर में कौन सा पठार स्थित है, शिलांग का पठार स्थित है। हमने देखा कि ये भारत के प्रमुख फेमस पठार हो गए। इन पठारों के प्रमुख किन किन राज्यों तक ये फैला हुआ है, इनकी विशेषता क्या है, इसके बारे में हम लोग जाने। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग मालवा के पठार के बारे में कि जो मालवा का जो पठार है तो इसमें सबसे ज्यादा प्रधानता काली मिट्टी की है। और काली मिट्टी में सबसे फेमस जो कृषि होती है वो सोयाबीन और कपास, सोयाबीन और कपास यहाँ की प्रमुख फेमस क्या है, कृषि है। उसके बाद करें कि जो बुंदेलखंड और बघेलखंड का जो पठार है ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश तक ये फैला हुआ है। इसका ज्यादातर भाग क्या है, मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। उसके बाद छोड़ा नागपुर पठार है, भारत का अरुण कहलाता है और ये कोयले के लिए प्रसिद्ध है, ये कोयले के लिए प्रसिद्ध है। वो छोड़ा नागपुर पठार को बीचों बीच नदी जो कि प्रवाहित होती है, जो जिसका क्या नाम है, दामोदर नदी। और उसके बाद छोड़ा नागपुर पठार का जो उत्तरी भाग है उसमें दो प्रमुख फेमस पठार है, कोडरमा और हजारीबाग का पठार। और दक्षिण में रांची का पठार स्थित है।
और उसके बाद यहाँ ये कहाँ तक फैला हुआ है, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल तक ये फैला हुआ है। झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ तक ये फैला हुआ है। उसके बाद करेंगे कि दंडकारण्य का पठार, यहाँ पे जो कि दंड छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश तक ये फैला हुआ है। उसके बाद महानदी और गोदावरी नदी इससे प्रभावित होती है। महानदी और गोदावरी नदी क्या होती है, इससे प्रभावित होती है। उसे बैराडीला लोही खान इसी पर स्थित है। इसे मलकानगिरी के नाम, मलकानगिरी पठार के नाम से भी जानते हैं। दंडकारण्य को मलकानगिरी, मलकानगिरी का पठार, मलकानगिरी का पठार के नाम से भी दंडकारण्य का पठार को हम लोग जानते हैं। मलकानगिरी के पठार के नाम से भी हम लोग दंडकारण्य के पठार को हम लोग जानते हैं। उसके बाद तमिलनाडु का पठार, जो कि इसमें नदियां प्रवाहित होती है पूर्व से पश्चिम की ओर, गायत्री नदी, और एक केरल और तमिलनाडु के बीच जो सीमा निर्धारण करती है। उसके बाद देखा कि कर्नाटक का जो पठार है यह तुंगभद्रा, कृष्णा, कावेरी इससे होते हुए प्रवाहित होती है। और उसके उत्तरी भाग को मालंदा और दक्षिणी भाग को मैदान के नाम से हम लोग जानते हैं। उसके बाद जो कि महाराष्ट्र का पठार है, बेसाल्ट शैलों की प्रधानता सबसे अधिक पाई जाती है यहीं पर महाराष्ट्र के पठारों में। तो ये हमारे भारत के प्रमुख पठार हो गए। आज के लिए बस इतना ही, दीजिए मेरी इजाजत। जय हिंद, जय भारत।